हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की एक्सरसाइज का सेकेंड लेक्चर देखना है। आप लोग वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति से क्या अभिप्राय है? उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार क्या थे? एक्सप्लेन व्हाट इज meant by the 1848 revolutions of these liberals. What were the political, social and economic ideas supported by the liberals? तो देखते हैं इसका आंसर। पहला, वर्ष 1848 में कई यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी और भूख से मरते किसान और श्रमिकों के विद्रोह के समानांतर एक शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई। और 1848 की क्रांति ने क्या किया, आपको पीछे इसी लेक्चर्स में पढ़ाए गए हैं कि 1848 की जो क्रांति थी उसमें जो संवैधानिक राजतंत्र था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी, उसको समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। तो इन द ईयर 1848 in many European countries a revolution was launched under the leadership of educated middle class, parallel to the revolt of poor, unemployment and starving farmers and workers. The revolution of 1848 gave information about the abduction of the emperor and the republic. इसमें आपको देखना है कि इस क्रांति में जो उदारवादियों ने किया, जो क्रांति की, उसमें क्या पॉलिटिकल व्यूज क्या है, सोशल व्यूज क्या है, इकोनॉमिकल व्यूज क्या है। पहला देखते हैं राजनीतिक विचार। उदारवादियों ने संसद प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। वे संसदीय सिद्धांतों पर एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, यानी एक संविधान हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो और संघ की स्वतंत्रता हो। समझ आ गया? यानी कि संसद प्रतिनिधि सरकार, यानी कि संसद के प्रतिनिधित्व में सरकार बनाई जाने की बात रखी गई। यानी कि लिबरल सपोर्टेड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट। दे वांटेड टू बुलेट इन ए नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंट प्रिंसिपल ए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सामाजिक विचार में आते हैं। उदारवादियों का मानना था कि मतदान का अधिकार केवल संपत्तिशाली पुरुषों को नहीं, सभी पुरुष व महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क का मतलब होता है कि एक निर्धारित आयु को प्राप्त करने वाले सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। यानी लिबरल बिलीव दैट द राइट टू वोट शुड नॉट ओनली बी प्रॉपर्टी मेन बट ऑल मेन एंड वुमेन शुड हैव यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब आर्थिक विचार है। उदारवादियों द्वारा राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और पूंजी के आवागमन के नियंत्रण को समाप्त करना, दासत्व और बंधुआ मजदूरी को हटाना था। यानी इकोनॉमिक व्यूज में देखें तो द रजिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लिबरल स्टेट्स एंड द कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल वेयर टू बी एबोलाइज्ड। सैलरी एंड बॉन्डेड लेबर हैड टू बी रिमूव। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की वृद्धि के लिए संस्कृति के योगदान को दिखाने वाले 3 उदाहरण। आपको हमने एक रोमानीवाद बताया था, जो रोमानीवाद है, उसी के बारे में पूछ रहा है। चूज 3 एग्जाम्पल टू शो द कंट्रीब्यूशन कल्चर ऑफ द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कल्चर ने क्या सपोर्ट किया। तो यहाँ देखें, ये है स्वच्छंदवाद या रोमानीवाद। एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने की मांग की, और उसने कहा कि संस्कृत ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी रोमांटिज्म ए कल्चर मूवमेंट विच शुड टू डेवलपमेंट ए पर्टिकुलर फ्रॉम द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। कल्चर प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कल्चर जो है कैसे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्रयोग करता है, ये कल्चर, उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट नंबर है, इसमें देखें तो संगीत यानी म्यूजिक। तो करोल कुर्पिस्की ने अपने संचालकों और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया।
लोक नृत्य जैसे पोलोनस और मुजोर्का को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यानी कोरोल कोरोस्पी सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपियर्स एंड म्यूजिक आगे है टर्निंग फोल्क्स डांस लाइक टू पोलोनस मुजरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। यानी कि पोलोनस और मुजरका को नेशनल सिंबल के रूप में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से संगीत है। दूसरा लिखें लोक संस्कृत, जिसे फॉल्क कल्चर कहते हैं। लोक संस्कृत में जर्मन दार्शनिक जोहान ग्राटफीड ने दावा किया कि जर्मन संस्कृति को लोकगीतों, लोक कविताओं और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच खोजा जाता था या खोजा जाना था। इसलिए लोक संस्कृति के रूप में लोक संस्कृत के इन रूपों को एकत्र करना, रिकॉर्ड करना राष्ट्र निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। यानी फोल्क कल्चर जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड्स claimed that the German culture was to be discovered among the common people through folk song, folk poetry, and folk dance. So celebrated and recording these forms of the folk culture was essential to be project of national buildings. ठीक है ना। थर्ड नंबर देखते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। पोलिश भाषा ने पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पोलिश लैंग्वेज याद रखना है। पोलैंड में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में पोलिश भाषा बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें पोलिश भाषा बोलने पर पादरियों द्वारा दंडित किया जाता था। इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी संघर्ष के खिलाफ राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई। यानी लैंग्वेज द पोलिश लैंग्वेज प्लेड an important role in the development of nationalism in Poland. In Poland, there were a ban of speaking a Polish language in Russian occupied territories. यानी उनके क्षेत्र में जो था, they were punished by the clergy of speaking the Polish language. Thus, a Polish language was symbol of nationalism against the Russian struggle. समझ आ गया होगा। ये पूरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो देशों पर ध्यान देने के माध्यम से समझाना है कि 19वीं सदी में राष्ट्रराज्य कैसे विकसित हुआ। यानी थ्रू ए फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशनल डेवलपमेंट्स ओवर द 19th सेंचुरी। तो देखिए इसमें अगर देखें तो जर्मनी ऑफ यूनिफिकेशन आप एक्सरसाइज के लेक्चर 2 पे इसको क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां पर जर्मनी के बारे में लिखना था वहां बताया गया है। 2 पूछा है तो एक जर्मनी का यूनिफिकेशन वहां से देख लेंगे पिछले लेक्चर को ओपन करके फिर से, और इटली का दूसरा होगा तो इटली का एकीकरण हम बता देते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली का एकीकरण 1830 के दशक के दौरान ज्यूसेप्पे मैस्सिनी ने एक एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम का प्रारूप प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लक्ष्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया। 1831 से 48 दोनों में क्रांतिकारी विद्रोहों की विफलता के परिणाम स्वरूप युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्यों को एकजुट करने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर। यानी ड्यूरिंग द 1830s गिउसेप्पे मैस्सिनी इंट्रोडक्ट द फॉर्मेट ऑफ coherent program from a unified Italian republic. He also formed a secret society called Young Italy to separate his goals. He failure of the revolutionary rebellions in both 1831 and 1848 resulted in Victor Emmanuel Dotti in the ruler of Sardinia Piedmont a responsibility of unity द इटालियन स्टेट थ्रू वार। यानी युद्ध के माध्यम से इनको एक करने की जिम्मेदारी आ गई। अब क्या हुआ? इटली के क्षेत्रों को एकजुट करने के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख मंत्री काबूर थे, या कहें कि सार्डिनिया पीटमांड के जो प्रमुख मंत्री थे वो काबूर थे। इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, फ्रांस के साथ एक चतुराईपूर्ण राजनीतिक संधि किया, जिसके कारण सार्डिनिया पीटमांड 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में सफल हुआ। काबूर was the chief minister leading a movement of unify the regions of Italy, which
resulted in a clever diplomatic treaty with France. As a resulting, Sardinia Piedmont succeed in defeating the Austrian army in 1859. उधर दूसरी तरफ देखें, जो ये नियमित सैनिक हैं, इनके अलावा ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवक युद्ध में शामिल हुए। इन्होंने स्थानीय किसानों की सहायता से 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के स्पेन शासकों को बाहर निकाला। इस प्रकार अगर कहें तो काबूर और गैरिबाल्डी की सहायता से 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एक्सुट इटली का राजा घोषित किया गया। यानी कि यहाँ पर देखें, इन एडिशन टू द रूलर्स ट्रॉप्स ए लार्ज नंबर ऑफ द आर्म्ड volunteer lead by Giuseppe Garibaldi joined the war. It was succeed in outstanding the Spain rulers of South Italy and to Sicily in 1860 with the help of local farmers. Thus, in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of a united Italy with the help of Cavour and Garibaldi. यहाँ देखें तो ये दोनों 2 सिसिली प्रांत हैं और यहाँ पर स्पेन का शासन था और इसे गैरिबाल्डी ने समाप्त किया। ये उत्तरी भाग जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रिया के अधीन था और इसे विजित किया गया और ऑस्ट्रिया से इसे छीना गया। तो उत्तरी भाग में आपको इतना समझना है, ये पार्ट ऑस्ट्रिया के पास था, इसको छीना गया और शेष भाग को भी इसी प्रकार से विजित किया गया। तो ये है यूनिफिकेशन के पहले का। शुरू में आपको एक लेक्चर में बताए थे, ऊपर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, बीच में पोप का अधिकार था और नीचे स्पेन का था। तो ये इटली यूनिफाइड इटली है, इतना भाग यूनिफाइड हुआ है और शेष अभी भी कुछ पार्ट हैं जो बाद में क्रमशः इटली में शामिल हो गए या इटली में मिल गए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में शेष यूरोप के विपरीत राष्ट्रवाद का इतिहास कैसा था? हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप? इसको भी हमने आपको लेक्चर्स में अंतिम लेक्चर में बताया है। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन एंड आयरलैंड की कहानी, वही कहानी यहाँ देखना है। ब्रिटेन का अजीम मामला देखना है। राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के मॉडल में कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि इंग्लैंड में सबसे पहले यानी ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राष्ट्रवाद आया, लेकिन अगर देखें तो राष्ट्र राज्य का गठन अचानक या उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम था। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, जिसके तहत राजसी संघर्ष में राजशाही सत्ता को छीन लिया गया और ये सत्ता संसद के हाथों में दे दिया गया, जिसके केंद्र में अगर कहें तो इंग्लैंड था। लेकिन अगर कहें तो 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश जो है एक राष्ट्र राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश द्वीपों में बसे लोगों की प्राथमिक पहचान, जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश हैं, ये जातीय पहचान थी और इन सभी जातियों की अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी। और राष्ट्र राज्य कहता है कि किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या थी? सबकी अलग अलग भिन्नता थी। तो वही है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ द नेशनल और the nation states. Some scholars have argued is Great Britain. In Great Britain formation, the nation state was not a result of a sudden upheaval of revolution. It was the result of a long draw out process. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict, was his instruments through which a nation state with England at its center come to be forget. There was a British nation's prior to the 19th century. Prior to the 19th century, the primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as English, Welsh, Scot and Irish. All these ethnic groups, their one culture and political ट्रेडिशंस। तो यहाँ देखेंगे आपको बताया गया अंग्रेज, स्कॉट, वेल्स, आयरिश, तो ये चारों अलग अलग द्वीप समूह हैं और इन सब की अलग अलग भिन्नताएं हैं, इनकी सबकी अलग अलग जातीय समस्याएं हैं। तो हम आगे देखेंगे इनकी समस्याएं और इनकी समस्याएं।
तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तो यहाँ देखें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, यानी जिससे यूनियन अधिनियम कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया, या यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, जिसमें इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव लागू करने में सक्षम हुआ, या व्यवहारिक रूप से कहें कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में शामिल हो गया। इसके बाद ब्रिटिश संसद में अंग्रेजी सदस्यों पर हावी था, यानी ब्रिटिश संसद में अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, तो वह जो है ब्रिटिश पहचान की वृद्धि के लिए स्कॉटलैंड की विशेष संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से दबाने की योजना बनाई। जब भी वे अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास करते तो स्कॉटिश हालैंड में बसे कैथोलिक वंशों को भयानक दमन का सामना करना पड़ता। कैथोलिक का मतलब समझना है, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव अधिक था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में कैथोलिकों की संख्या अधिक थी। स्कॉटिश हालैंडर्स को अपनी गौलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर मना कर दिया गया, यानी इनको अपनी भाषा बोलने पर, जो उनकी भाषा कौन सी थी, गोलिक, और उनको अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर मना कर दिया गया, और इस कारण से बड़ी संख्या में जबरन लोगों को अपनी मातृभूमि को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो वही है स्कॉटलैंड इंग्लैंड, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain, meant in efforts that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlanders surfaced tribal representation whenever they attempted to assert the independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number of forcibly driven out of the homeland. आगे देखें इंग्लैंड और आयरलैंड का, तो यह आयरलैंड जो द्वीपीय देश था, यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच गहरे विभाजन था। एक बड़े पैमाने पर कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजी ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों को मदद की, यानी ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के जो प्रोटेस्टेंट थे वह आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, जिससे वो आयरलैंड के कैथोलिकों पर अपना प्रभुत्व बना सके। तो ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ कैथोलिक विद्रोह को दबा दिया गया। वोल्फटोन याद रखना है, और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन ने इसका नेतृत्व जो किया था वो एक असफल विद्रोह हुआ, यानी वोल्फटोन और आयरिशमैन का जो प्रयास था वो दोनों असफल हो गए। अंततः 1801 में जबरन यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, द वाज आयरलैंड कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. These English help a Protestant of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance were suppressed after a failure revolt by the Wolfton and United Irishmen. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. अब आगे लास्ट क्वेश्चन है, बाल्कन में राष्ट्रीय तनाव क्यों उत्पन्न हुए? व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन? तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बाल्कन का चित्र देखते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए बाल्कन है कहाँ। तो इस बगल वाले अगर चित्र में हम देखते हैं, जो आपको इधर से दिखाया जा रहा है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पहले से अगर देखें तो ये स्पेन था, ये फ्रांस था, इनको सबको मिलाकर जर्मनी बना है, ये इटली है, और ये यहाँ पर यूनान है। यानी इतना भाग जो है ये यूरोप का बाल्कन क्षेत्र कहलाता था। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीक,
अल्बानिया, ठीक है ना। इधर से अगर देखें तो स्लोवेनिया, ठीक है, सेर्बिया, और ये है बोस्निया। तो इस प्रकार से इन कंट्रियों को आप याद रखेंगे। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, तो आप लोग इसको अपने आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, इसीलिए इसको आपको दिखाया गया है। इसका मामला क्या था कि ये जो एरिया था बाल्कन का, ये ऑटोवन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। और जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य की शक्ति कमजोर हुई, तो यूरोप के जो ये शक्तिशाली राष्ट्र हैं, यानी फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इधर रूस है, ये सभी इस भूमि पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे या इसके लिए प्रयास करना शुरू किए। तो देखते हैं, रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के प्रसार के कारण बाल्कन में राष्ट्रीय तनाव उभरा। साथ ही इस क्षेत्र पर पहले से शासन करने वाले तुर्क साम्राज्य के विघटन के कारण, तुर्क साम्राज्य वही ऑटोवन साम्राज्य के, बाल्कन के विभिन्न स्लाव समुदायों ने स्वतंत्र शासन के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। यानी जो स्लाव जाति के लोग थे वो अपना शासन स्थापित करने का प्रयास शुरू किए। एक दूसरे से ईर्ष्या करते और हर राज्य अधिक क्षेत्र चाहता था कि वहाँ का क्षेत्र अधिक से अधिक उसके अधीन में आ जाए। यहाँ तक कि दूसरों की कीमत पर भी, यानी कुछ कीमत या दूसरे की कीमत पर भी उसे लेना चाहते थे। इसके अलावा बाल्कन साम्राज्य की सत्ता की पकड़ ने स्थिति को बदतर बना दिया। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी इन सभी क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण चाहते थे। इन संघर्षों ने अंततः क्या हुआ, इनका जो विवाद हुआ, ये तनाव हुआ, 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हुआ। तो नेशनलिस्ट टेंशन्स इमर्ज्ड इन द बाल्कन बिकॉज ऑफ द सेपरेट ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एज आल्सो द disintegrations of the Ottoman Empire that had previously ruled over these area. The different Slavic communities, Slavic सल्व जाति है, इसको याद रखना है, in a Balkan began to strive of independence rule. They were jealous of each other and every state wanted more territories, even at expense of other. Also the hold of the imperial power of the Balkan made the situation worse. Russia, Germany, England, Austro-Hungarian all wanted more control over his area. This conflict unlimited lead to First World War in 1914, 1914 का प्रथम विश्व युद्ध इसी के कारण या इसी तनाव के कारण तैयार हुआ। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।